नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपकी आगामी यूकेटीपीएससी यूकेपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। वीडियो पटवारी लेखपाल जो कि 17 मई 2026 को होने वाला एग्जाम है, इसके लिए जरधारी क्लासेस की करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है, जो कि जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये आ चुकी है, तो आप अपने हिसाब से जिस भाषा में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट jardhariclasses.in। गूगल पे आप सर्च कीजिए jardhariclasses.in और वहाँ पर आप विजिट करेंगे तो आपको ये दोनों ही ई बुक देखने को मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें आपको जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 का पूरा डेटा मिल जाएगा उत्तराखंड का, जिसमें उत्तराखंड बजट 2026-27, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स करंट अफेयर उत्तराखंड के, प्रमुख पुस्तकें, ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक, प्रमुख ऐप, नियुक्तियां, वन लाइनर दे रखे हैं, वर्तमान में कौन क्या है, और उत्तराखंड करंट अफेयर के एमसीक्यू भी दिए गए हैं, बजट के एमसीक्यू भी हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के एमसीक्यू भी हैं। तो कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर है ये, जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक। तो पूरा डेटा दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये उपलब्ध है, तो इसको आप ले सकते हैं। लिंक मैंने इसका कमेंट में भी आपको दे रखा है, कमेंट में पिन कर रखा है, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है, या आप डायरेक्ट गूगल से भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड का 8वां आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 किस विभाग द्वारा तैयार किया गया है? तो जो ये आर्थिक सर्वेक्षण है तो किस विभाग द्वारा इसे तैयार किया गया है? तो इस बार जो उत्तराखंड का ये 8वां आर्थिक सर्वेक्षण था और इसे अर्थ एवं सांख्य निदेशालय ने, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स द्वारा तैयार किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, अर्थ एवं सांख्य निदेशालय द्वारा उत्तराखंड का 8वां आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य गठन 2001-2 से लेकर वर्तमान 2025-26 तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के आकार में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो जो इकोनॉमी साइज है, तो इकोनॉमी साइज कितनी हो चुकी है, कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो इकोनॉमी साइज हो चुकी है 26 गुना। तो 26 गुना हो चुकी है इकोनॉमी साइज, लगभग 3,81,889। तो 3,81,000 करोड़ के लगभग अर्थव्यवस्था का आकार हो चुका है और वृद्धि दर हो चुकी है 26 गुना, ये वृद्धि दर हो चुकी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 सूचियां दी गई है और यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो सूची 1 में है कुल राज्य प्राप्तियों में जो वृद्धि दर है, तो यहाँ पर वृद्धि दर पूछी गई है और यहाँ पर आपको बताना है कितनी है वृद्धि दर। तो कुल राज्य प्राप्तियों में जो रिसिप्ट है, तो वृद्धि दर कितनी है? 13.06%। तो लगभग 13% की जो राज्य प्राप्तियों में वृद्धि दर है। करों से प्राप्त आय में वृद्धि दर कितनी है? तो ये है 10.84%। 10.84% की यहाँ पर वृद्धि दर है। करेतर राजस्व में वृद्धि दर है, करेतर राजस्व में जो कर के इतर है, जो करेतर राजस्व है, इसमें वृद्धि दर कितनी है? तो 16.74% है। और 2001 से 2024-25 के बीच कर संग्रह में जो कुल वृद्धि हुई है, तो कितनी गुना हुई है? 51 गुना वृद्धि हुई है, 51 टाइम्स यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं ए का 4 हो गया, बी का यहाँ पर हो रहा है 3, सी का यहाँ पर 1 हो रहा है और डी का 2 हो रहा है। तो इस प्रकार ये ए ऑप्शन सही जवाब हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पर कैपिटा इनकम के बारे में 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो 3 कथन दिए हैं और हमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। पहला कथन है कि वर्ष 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,73,921 रुपये अनुमानित है। तो 2,73,000 के लगभग है, तो 2025-26 में। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि है, तो वृद्धि जो दर है, ग्रोथ रेट है 9.25%। तो ये भी सही है। और राष्ट्रीय औसत वृद्धि है 6.9% की, तो ये भी सही है। तो दोनों ही, तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सही हो जाता है। तीसरा कथन है कि उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों से अधिक है। तो ये भी कथन सही है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर ये सही है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2025-26 में वैल्यू एडिशन की अनुमानित वृद्धि के आधार पर 2 सूचियां दी गई है और हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पर मिलान करना है। वित्त सेवाएं
जो वित्त सेवा का जो क्षेत्र है इसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मूल्य संवर्धन की अनुमानित वृद्धि है तो वित्त सेवाओं में हो रखी है 16% के लगभग है, तो 16.14%। मत्स्य पालन में है 12.78%। रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे में है 9.18%। और विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसमें है 7.03% की ग्रोथ रेट। आप देख सकते हैं ए का हो गया 4, बी का 2, सी का यहाँ पर सी का हो गया, बी का यहाँ पर 3 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यहाँ पर एक कथन दे रखा है और दूसरा उसका कारण दे रखा है। तो कथन और कारण वाला ये प्रश्न है। कथन ए क्या कहता है? समग्र औद्योगिक क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसकी वृद्धि दर की गणना करते समय खनन और उत्खनन जो माइनिंग एंड क्वेरिंग है इसे द्वितीयक क्षेत्र में जोड़ा जाता है। तो कथन एक क्या है? कथन एक बिल्कुल सही है कि समग्र जब औद्योगिक क्षेत्र जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करते हैं तो वृद्धि दर की गणना करते समय जो खनन और उत्खनन है जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है तो इसे हम तब द्वितीयक क्षेत्र में जोड़ते हैं। तो जो औद्योगिक क्षेत्र बराबर होता है प्राथमिक क्षेत्र का खनन और उत्खनन वाला पार्ट प्लस द्वितीयक क्षेत्र, तो इन दोनों को मिलकर बनता है औद्योगिक क्षेत्र। जब हम किसी भी राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र के जो खनन और उत्खनन है इसको और द्वितीयक क्षेत्र को आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है। तो पहला कथन तो सही है। कारण क्या बताता है कि अर्थशास्त्र में खनन और उत्खनन मूल रूप से प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, तो ये भी सही है, बिल्कुल है। कारण आर सही है कि अर्थशास्त्र में जो खनन और उत्खनन है इसे मूल रूप से तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इन दोनों को जोड़ते हैं, खनन उत्खनन और द्वितीयक क्षेत्र। इसका मतलब क्या है कि ए और आर दोनों तो सही है और आर व्याख्या भी कर रहा है ए की, जो कारण आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्य सूचकांक जो प्राइस इंडेक्स होता है और जीएसडीपी की गणना हेतु निर्धारित आधार वर्ष के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर गलत युग्म कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसमें से कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है? देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई है राष्ट्रीय आधार वर्ष 2011-12 है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय देश का जो आधार वर्ष है 2011-12 लिया जा रहा है। और उत्तराखंड राज्य का स्वयं का जो सीपीआई है इसका आधार वर्ष 2017-18 लिया जा रहा है, तो ये भी सही है। पहला व दूसरा तो सही है। सी है कि स्थिर भावों पर जीएसडीपी का जो आधार वर्ष है वो 2017-18 है, तो देखिए दोस्तों ये गलत है। स्थिर भावों पर जो जीएसडीपी का आधार वर्ष लिया जा रहा है वो अभी भी 2011-12 लिया जा रहा है, इसलिए सी वाला ये सही नहीं है। तो हमें बताना था गलत युग्म कौन सा है, तो सी वाला ही हमारा सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यही आपका गलत युग्म है। ये सभी सुमेलित है, ये तो गलत हो गया, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये गलत युग्म है। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2024-25 के अनुसार उत्तराखंड के जनपदों की रैंक का सही मिलान। तो दो सूचियां दी गई है और इधर दे रखी है जनपद और इधर दे रखी इनकी रैंक, तो हमें यहाँ पर सही मिलान करना है। तो 2024-25 का है ये एसडीजीएस इंडेक्स। रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग की पहली रैंक है, तो ए का 1 हो गया। इधर है उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी की रैंक क्या है? 2 है। नैनीताल की 4 है और हरिद्वार सबसे लास्ट में है, तो हरिद्वार की रैंक 13 है, तो बिल्कुल सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो ये हो जाएगा इसका सीधा ए ऑप्शन। ये रुद्रप्रयाग की पहली रैंक है एसडीजीएस इंडेक्स में 2024-25 में। उत्तराखंड में जो रुद्रप्रयाग है इस जिले की पहली रैंक है, उत्तरकाशी की दूसरी है, नैनीताल की तीसरी है और हरिद्वार की यहाँ पर है चौथी रैंक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत प्रदेश के निवासियों को अधिकतम कितनी पूंजीगत अनुदान सब्सिडी कितनी दी जा रही है? तो जो सब्सिडी राशि है वो कितनी दी जा रही है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी 15 लाख। तो 15 लाख की सब्सिडी दी जा रही है दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10,
तो यहाँ पर एक कथन दे रखा है और दूसरा यहाँ पर कारण दे रखा है, ए और आर। तो कथन ए क्या है कि उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति 2025 के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक सब्सिडी दी जाती है। तो बिल्कुल सही है, कथन ए तो सही है कि कुक्कुट जो विकास नीति है 2025, तो इसके अंतर्गत जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इसमें ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है। कारण आर क्या बोल रहा है कि इस नीति में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 40% और मैदानी क्षेत्रों के लिए 30% सब्सिडी ऋण हेतु पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। तो जो सब्सिडी दी गई है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 40% और मैदानी क्षेत्रों के लिए 30%। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सही है, ए और आर दोनों ही सही है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो आर है, कारण आर, ये ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो ए क्या बोल रहा है कि क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, सब्सिडी ज़्यादा दे रहा है। तो यही तो आर कारण बता रहा है क्यों दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 40% है और यहाँ पर 30% है मैदानी भाग में, इसलिए आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, शहरी भूमि की सही पहचान और हक दिलाने हेतु आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण पर आधारित नक्शा प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के किन 4 नगर निकायों को चिन्हित किया गया है। तो 4 नगर निकायों को चिन्हित किया गया है भारत सरकार द्वारा नक्शा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो वो कौन 4 नगर निकाय, तो 5 यहाँ पर दिए हैं और आपको बताना है कौन 4 है इसमें। तो 4 कौन से हैं, तो देखिए भगवानपुर है, नरेंद्र नगर है, मसूरी ये नहीं है, तो तीसरा वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो भगवानपुर है, नरेंद्र नगर है, किच्छा भी है और अल्मोड़ा तो है ही। तो ये 4 थे, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, 5, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 1, 2, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पर्यटन विकास हेतु राज्य को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1 करोड़ से ऊपर के निवेश पर श्रेणीवार अधिकतम अनुदान सीमा, जो मैक्सिमम सब्सिडी लिमिट है, इसका सही मिलान करना है। देखिए पर्यटन विकास में राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। 1 करोड़ से ऊपर के निवास की यहाँ पर बात हो रही है कि जब 1 करोड़ से ऊपर का निवेश होगा तो यहाँ पर लिमिट दी गई है कि 1 करोड़ के अंतर्गत और 1 करोड़ से ऊपर। जब 1 करोड़ के ऊपर निवेश दिया जा रहा है तो फिर वहाँ पर श्रेणी वाइज, कैटेगरी वाइज सब्सिडी दी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। प्रत्येक कैटेगरी में जिलों के क्षेत्रों को यहाँ पर बांटा गया है। डिटेल हमने यहाँ पर चर्चा की है, जो इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो बनाई थी तो उसमें डिटेल बता रखा है। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, और यहाँ पर है अधिकतम राशि कितनी दी जा रही है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कैटेगरी ए में है 80 लाख रुपए दी जा रही है, कैटेगरी बी में यहाँ पर 1.2 करोड़ दी जा रही है और कैटेगरी सी में 1.5 करोड़ रुपए अधिकतम राशि दी जा रही है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 2 और सी का हो गया 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ये ए का 2, बी का, ए का है हाँ 2, बी का 3, तो ये ए ऑप्शन, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके लिए छोटे और कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अधिकतम कितनी ऋण सीमा निर्धारित की गई है। जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है तो इसके अंतर्गत 2 क्षेत्र है, एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा है यहाँ पर सेवा क्षेत्र। तो 2 क्षेत्र है, दोनों क्षेत्रों में क्या दी जा रही है, यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। तो लिमिट यहाँ पर पूछी गई है विनिर्माण क्षेत्र की, तो विनिर्माण क्षेत्र की जो लिमिट है वो कितनी है, वो है 50 लाख। तो मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चर में क्या होता है, एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा है सेवा क्षेत्र। तो सीधी बात है मैन्युफैक्चर में ज़्यादा खर्चा होता है तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पर दी जा रही है 50 लाख रुपये तक, और सेवा क्षेत्र में दी जा रहा है 20 लाख रुपये। ठीक है दोस्तों, तो सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक का लोन लिमिट है और जो विनिर्माण, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 50 लाख। तो सर्विस सेक्टर में है 20 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है 50 लाख। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूछा है तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सिरक्यारी व्यूल रूपसिया बगड़। तो सिरक्यारी व्यूल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट है, राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो सिरक्यारी व्यूल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना है ये राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी है पिथौरागढ़ जनपद में। तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है तो इसलिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है प्रचलित भावों पर वर्ष 2025-26 के लिए कितना अनुमानित है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो अनुमानित कितना है, तो अनुमानित है 3,81,889 करोड़, लगभग 3,81,000, और कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 9.74% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथन, यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और 3 कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है कि तृतीयक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है, तो बिल्कुल ठीक है, 50% से अधिक है तृतीयक क्षेत्र का योगदान। द्वितीयक जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसके अंतर्गत जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसका हिस्सा सबसे बड़ा है, लगभग 65.68%। तो ये भी कथन सही है। जो द्वितीयक क्षेत्र जब हमने बात की थी, तो द्वितीयक क्षेत्र में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका हिस्सा सबसे ज्यादा था। और प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.59, लगभग 10% है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन ये सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्राथमिक क्षेत्र लगभग 10% प्राथमिक क्षेत्र है, 40% लगभग द्वितीय क्षेत्र का योगदान है और तृतीय क्षेत्र का लगभग 50% का योगदान है। लेकिन द्वितीय क्षेत्र के जो अंतर्गत है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसका द्वितीय क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, लगभग 65% का योगदान। ये किसका योगदान है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का द्वितीय क्षेत्र में जो योगदान है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि यार ये तो 50, 65 या 100 से ऊपर हो गया, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड महक क्रांति नीति, इसके अंतर्गत राज्य में सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जनपदों में एरोमा वैली विकसित की जा रही है? तो जो एरोमा वैली है वो कितने जनपदों में विकसित की जा रही है उत्तराखंड महक क्रांति नीति के अंतर्गत? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 जनपदों में। तो 7 जनपदों में एरोमा वैली विकसित की जा रही है। और वो 7 जनपद कौन कौन से हैं? तो पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये क्या हो गए? पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर। तो 4 जिले तो हो गए कुमाऊं के और 3 जिले गढ़वाल के। तो कुल मिलाकर 7 जनपदों में एरोमा वैली विकसित की जा रही है। दोस्तों 17 मई 2026 को होने वाले वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस की उत्तराखंड करंट अफेयर्स की ई बुक आ चुकी है, जिसमें आपको जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 का संपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर दिया जाएगा। इस ई बुक को लेने के लिए आपको विजिट करना होगा jardhariclasses.in। तो गूगल पे जाइए, jardhariclasses.in सर्च कीजिए और आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये बुक देखने को मिल जाएंगे। अपने अकॉर्डिंग आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इस बुक में आपको मिलेगा उत्तराखंड बजट 2026-27, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक, आर्थिक परिदृश्य, प्रमुख ऐप, नियुक्ति, वन लाइनर, उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या, उत्तराखंड करंट अफेयर के एमसीक्यू मिलेंगे, सर्वेक्षण के एमसीक्यू, बजट के एमसीक्यू, ये सभी चीजें आपको इस ई बुक में देखने को मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये ई बुक उपलब्ध है। इस ई बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और साथ में कमेंट में पिन भी कर दिया है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं और डायरेक्ट इस ई बुक को ले सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।